नमस्कार दोस्तों, आज हम यथार्थ हॉस्पिटल का स्टॉक रिव्यू करेंगे। तो यथार्थ हॉस्पिटल को मैंने अपने पोर्टफोलियो में सितंबर 2024 में ऐड किया था और जब मैंने इस कंपनी का रिसर्च किया था अगस्त में, तो कुछ रैशनल था, कुछ थीसिस था, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। तो एक तरह से वो उसका एक समराइज्ड वर्जन हम डिस्कस करेंगे या मैं डिस्कस करूँगा। दूसरी चीज़ है कि इनका एक अर्निंग्स कॉन कॉल हुआ था बहुत रिसेंटली मैनेजमेंट का, राइट। तो उसमें मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस दिया है, जो भी चैलेंजेस आए हैं उनके बारे में बात किया है। पिछले 2 महीने में काफ़ी कुछ हुआ है इस कंपनी में, तो वो एक तरह से डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा, राइट। तो 6 महीने पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक प्लेयर चाहिए था या फिर एक स्टॉक या एक कंपनी चाहिए थी जो प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेस में हो, राइट, या फिर हॉस्पिटल स्पेस में हो, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ केयर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेस जो है काफ़ी ठुका हुआ है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी बुरा है, राइट। तो जब भी लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आ जाता है, जब भी पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम किसी भी समाज का, किसी भी देश का बढ़ता है, the thing that they want to spend it on is private healthcare, right? जान है तो जहान है एक तरह से। मतलब मैं ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं जब तो लोग मर जाते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर दैट इज़ गिवन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इज़ रियली रियली बैड एंड देर इज़ दिस वेरी एविडेंट शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेट हेल्थ केयर। मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैं एक प्राइवेट हेल्थ केयर या प्राइवेट हॉस्पिटल को जाना पसंद करूँगा रादर देन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट। सो in the discretionary space, right, in the discretionary space you have food, clothing, but I think healthcare is the most important line item in the discretionary space and people will not hesitate to spend on healthcare if they have money, right? तो मेरा जो लार्जर एक थीम था, जो एक स्ट्रक्चरल थीम था, वो था प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट हेल्थ केयर का। तो मैं चाहता था कि प्राइवेट हेल्थ केयर में मैं कोई स्टॉक्स या कंपनीज ढूंढूं एंड आई एड इट टू माई पोर्टफोलियो, राइट। ऑब्वियसली मेरा जो होल्डिंग पीरियड होता है, नॉर्मली आई स्टार्ट विद अराउंड 3 to 4 years, तो वो मैंने मेंशन भी किया है स्क्रीन पे। आई एम लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड नथिंग विच इज़ शॉर्ट टर्म लाइक 6 months 8 months, ओनली ऑन द लॉन्ग टर्म दैट आई लुक एट कंपनीज, राइट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि मुझे कोई स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी चाहिए थी, मुझे कोई सिक्लिकल कंपनी नहीं चाहिए थी, राइट। क्योंकि सिक्लिकल कंपनीज का अगर आप हिस्ट्री देखो पिछले 20-25 साल का, इट इज़ ओनली इन 3 to 4 years दैट द सिक्लिकल कंपनीज रियली रन और बहुत ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बना के देते हो, बट वो 3-4 साल कौन से होते हैं किसी को पता नहीं होता है। तो उसमें एंट्री एग्जिट बहुत मुश्किल होता है। भले मुझे सिक्लिकल कंपनीज पढ़ना बहुत अच्छा होता है, बट आई हैव अ जॉब, आई एम अ प्रोफेशन, मुझे बार बार वो कंपनीज को एक तरह से बहुत नज़दीक से ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। भले मैं एनालिसिस करना बहुत पसंद करता हूँ सिक्लिकल कंपनीज का, बट आई रियली स्टे अवे फ्रॉम सिक्लिकल कंपनीज, राइट। स्पेशली इन द स्मॉल कैप स्पेस मैं सिक्लिकल कंपनीज से दूर रहता हूँ, क्योंकि एंट्री एग्जिट में नहीं समझ में आता है कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, राइट। तो जो नहीं समझ में आता है उससे दूर रहना ही ठीक है, राइट। द अदर टाइप ऑफ कंपनीज विच आई स्टे अवे इसकी जिसका जो कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका रिप्लेसमेंट साइकिल बहुत लंबा है। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स अगर मैंने अभी डाल दिए तो 15-20 साल तक मैं ट्रांसफॉर्मर्स फिर से नहीं डालूंगा, या फिर वैगन्स रेलवे के अगर बना दिए अभी, या फिर अभी लगा दिए ट्रेन्स बना दिए, तो 15-20-25 साल तक फिर से ट्रेन्स बनाने की या वैगन्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऑर्डर्स देती है ना प्रिडोमिनेंटली ये। तो नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब ये स्टॉक्स बढ़ना शुरू होते हैं तो वो स्टॉक्स खरीदते हैं, और बहुत सारे कंपनीज जब ऑर्डर बुक दिखता है बहुत अच्छा तो केपेक्स करते हैं, कैपेसिटीज़ लेके आते हैं, और वो 2-3 साल मैक्स वो ऑर्डर बुक्स आते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर्स नहीं आते, फिर केपेक्स एक्सेस हो जाता है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर एक तरह से इन्वेस्टर्स गेट कॉट एट द पीक ऑफ द स्टॉक प्राइजेस, और उसके बाद फिर एक तरह से नुकसान ही होता है, राइट। क्योंकि डिमांड इज the replacement cycle of the product is longer, right? You want to invest in companies wherein the replacement cycle is smaller. That's why consumer facing companies में इन्वेस्ट करना एटलीस्ट मैं पसंद करता हूँ। स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज होते हैं। ऑल्सो आई एम अ प्रोफेशनल, तो बार बार हर कॉन कॉल पढ़ना समझना कभी कभी मिस आउट हो जाता है। सो दैट्स वाई एग्जिट का बहुत प्रॉब्लम होता है सिक्लिकल्स में। दैट्स वाई इट्स बेटर आई स्टे अवे फ्रॉम सिक्लिकल एंड काइंड ऑफ कंपनीज विच हैव अ लॉन्गर प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट साइकिल। तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी थी, काफ़ी क्लियर कट है, लोग बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं, राइट। स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी थी, राइट। स्मॉल कैप स्पेस में थी, राइट। तो नॉर्मली जो मेरा फ्रेमवर्क होता है, जो मैं हर एक वीडियो में एक तरह से एंड में दिखाता हूँ कि ईपीएस ग्रोथ
what I was looking was at 25%. So Yatharth did have an EPS growth of more than 25%. काफ़ी recently listed company है, I think 2023 में कंपनी ने IPO किया था, तो इसका EPS growth जो था वो 25% के ऊपर था, तो ये एक अच्छी बात थी इस कंपनी के बारे में. It is a high, you look at ROCE and ROE. ROE and ROCE बहुत important है structural companies के लिए 20-25 plus का होना, क्योंकि these are long term profitability and sustainability metrics, right? तो अगर मैं ROC देख रहा हूँ पिछले 5 साल का and it's more than 20%, तो मुझे ये clear cut समझ में आता है कि management अगर business में 100 रुपये लगा रहा है, 100 rupees लगा रहा है, so it is having a profitability of more than 20% consistently for the last 5 years, right? Stickiness in revenues and profitability is there. तो 20% से ऊपर is a decent ROE, ROC, 25% मिल गया तो बहुत अच्छा है, right? Again, return on equity is the amount or the investment which equity investors like we do, and अगर 20% एक तरह से return आ रहा है, then it's a good return on equity. तो वो पैरामीटर पे भी ये कंपनी एक तरह से पॉजिटिव थी, राइट? देन द CFO to PAT or CFO to EBITDA ratio is something which I'm looking at should be more than 0.8%. तो ये इस कंपनी में नहीं था, और this metrics tell us कि कितना efficiently कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोस में या कैश में बदल पा रही है, राइट? तो P&L पे कंपनीज अच्छा वाला EBITDA, अच्छा वाला पैट दिखा देते, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा देते, पैट ग्रोथ दिखा देते 25%, 30%, 40%, बट जब आप नीचे बैलेंस शीट में आते हो तो रिसीवेबल्स का एक बहुत बड़ा लाइन दिखता है, या फिर रिसीवेबल डेज बहुत लंबे रहते हैं, या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट बहुत बड़े रहते हैं, राइट? इसका मतलब ये है कि कंपनी सर्विस तो दे रही है अपने क्लाइंट्स को, बट उनसे पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रही है. तो इस कंपनी में वो प्रॉब्लम थी. इस कंपनी का CFO to EBITDA जो है वो 0.8 से नीचे है, राइट? बट फिर भी इसके बावजूद मैंने इस कंपनी का स्टॉक खरीदा, बिकॉज इस हॉस्पिटल, when this hospital started out, you know, a lot of business that this hospital got was from the government. जो CGSS के सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फैसिलिटी होता है, a lot of patients used to come over here, and it is because of those patients and it is because of it the hospital actually grew and became a private hospital. It was a private hospital right from day one, but it started catering to private clients over a period of time, right? तो government clients धीरे धीरे कम होते गए. Now the thing with government is that आपको payment जो settlement हो, payment settlement period is a bit longer, which affects your working capital cycle, and थोड़ा companies को दिक्कत हो जाती है government से पैसा निकालने. But the fact that this is government and not any private player, eventually पैसा आ जाता है, right? तो मुझे वो कॉन्फिडेंस हर वक्त रहता है कि जब भी कोई कंपनी गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करती है, तो भले पेमेंट टर्म्स थोड़े कमज़ोर दिखते हैं, बट इवेंचुअली पैसा आ जाता है. क्या उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल पे इम्पैक्ट पड़ता है, कंपनी को डेट लेना पड़ता है, शॉर्ट टर्म डेट लेना पड़ता है, बट इवेंचुअली द money gets credited into the account of the company by the government authorities, whether it is state or central authority, right? So in spite of having a CFO to PAT which is lower than 0.8, मैंने एक तरह से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, right? The debt to equity of this company was 0.5 से नीचे, तो बैलेंस शीट पे ज़्यादा डेट नहीं दिखा, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, राइट? मैं एक डिफेंसिव कंपनी नहीं देख रहा था. आई वॉज इन द प्राइवेट हेल्थ केयर स्पेस, आई वॉज नॉट लुकिंग एट अ डिफेंसिव कंपनी. अगर मैं एक डिफेंसिव कंपनी देखता तो द फ्री FCF, फ्री कैश फ्लो वुड हैव बीन अ पॉजिटिव कंपनी. तो फ्री कैश फ्लो इज नथिंग बट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस केपेक्स. तो अगर कोई कंपनी ज़्यादा केपेक्स नहीं करती है, शांति से बैठी रहती है, फ्री कैश फ्लो होता है, तो एक तरह से लगता है कि डिफेंसिव कंपनी, इसको जो करना था ये पास्ट में कर चुकी है, अब ज़्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मार रही है, राइट? बट जब आप री इन्वेस्टमेंट रेट 240-250% देखते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि मैनेजमेंट बहुत अग्रेसिव है, एंड यू नो, इवन दो इफ द फ्री कैश फ्लो इज नॉट देयर, इवन इफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट देयर, बट आगे जाके ग्रोथ आएगा, राइट? तो इस कंपनी का जो री इन्वेस्टमेंट रेट है 240% है पिछले 10 साल का. सो व्हाट आई अंडरस्टूड वाज मैनेजमेंट बहुत अग्रेसिव है. ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो अग्रेसिवली ग्रो करना चाहती है, राइट? IPO किया है, पैसा है, कैश है बैलेंस शीट पे, एंड इट वांट्स टू काइंड ऑफ एक्सपैंड वेरी फास्ट इन इट्स स्पेस, राइट?
फाइनल थिंग वैल्यूएशन है, तो वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वैल्यूएशन तो इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे अच्छा याद है तब कुछ इस कंपनी का जो पी था करीबन 37 था, एंड यू नो मुझे रीजनेबल लगा 35-37 रेंज का पी फॉर अ स्मॉल कैप कंपनी लाइक यथार्थ विच इज ग्रोइंग एट मोर देन 25% EPS, राइट। तो ये मेरा रैशनल था इस कंपनी में एक तरीके से पैसा लगाने का। So now we'll come to the con call notes. So there is a revenue growth or sales growth of around 31%, year on year. मतलब December 2023 से compare किया जा रहा है December 2024 को. So revenue growth of 31% is a decent revenue growth of 31%. Operating profit margin 3% से decrease हुआ है, right? So we did not see resilience in the operating profit margin. In fact, operating profit margin कम हुआ है because one of the units or one of the hospitals this company has उसमें कुछ losses हो रहे हैं. So they are trying to recover the losses and in a quarter or two this could be fixed. So OPM जो है वो decrease हुआ. PAT सिर्फ 3% से increase हुआ. This is not great news, but PAT 3% से increase हुआ है. But जो मेजर मेट्रिक हमें देखना चाहिए, इट इज़ द EPS डी ग्रोथ ऑफ 12%. तो अर्निंग्स पर शेयर का डी ग्रोथ हुआ है. पैट इंक्रीज हुआ है 3% से, बट अर्निंग्स ग्रोथ EPS जो है वो डी ग्रोथ हुआ है 12% से. ये ऐसे क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने पिछले महीने QIP किया 625 करोड़ का, राइट, इन ऑर्डर टू क्लियर द डेट इट हैज़ ऑन इट्स बैलेंस शीट, एंड जो भी नया केपेक्स करना है उसके लिए कंपनी ने फंड रेज किया. तो व्हेन अ कंपनी डाइल्यूट्स इक्विटी, राइट, जब भी एक कंपनी फंड रेज करती है तो द नंबर ऑफ शेयर्स विच इज द डिनोमिनेटर, सो व्हेन यू कैलकुलेट EPS इट इज पैट डिवाइड बाय number of shares. तो number of shares, supply of shares goes up, right? When a supply of anything goes up, what happens, right? There is depreciation happens of that particular thing. So for example, inflation is, right, more money in the system. तो पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती है. उसी तरह जब इक्विटी डाइल्यूट होता है या फिर कंपनीज जब नए शेयर्स लेके आते हैं तो वो शेयर की वैल्यू कम हो जाती है जो उसके EPS में रिफ्लेक्ट करता है, राइट? सो EPS is PAT divided by total number of shares. So PAT increased by 3%, but the percentage increase in the number of shares was bigger than PAT. That's why EPS kind of degrew by 12%, right? So this is not a great thing, right? तो जब मैं इस कंपनी का एनालिसिस कर रहा था अगस्त में, राइट, तो मुझे कोई लीडिंग इंडिकेटर नहीं दिखा उस मैनेजमेंट की कमेंट्री में कि कहीं ना कहीं एक QIP होने वाला है दिसंबर के वक्त. अगर मुझे समझ में आता अगस्त में कि QIP होने वाला है दिसंबर के वक्त, तो क्या मैं ये स्टॉक नहीं खरीदता? नहीं, ये स्टॉक मैं बिल्कुल खरीदता, बट ये स्टॉक मैं QIP होने के बाद खरीदता. क्योंकि जब QIP होता है या इक्विटी डाइल्यूट होती है तो अगर एक बुल मार्केट रहा तो स्टॉक प्राइस जो है वो साइडवेज मूव करता है, और अगर एक बेयर मार्केट रहा तो साइडवेज की जगह नीचे मूव करना शुरू करता है स्टॉक प्राइस, राइट? इफ द बेयर या बुल वुड बी अ वेरी जनरल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स. जब एक न्यूज़ फ्लो, मतलब न्यूज़ फ्लो जब अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहती है न्यूज़ फ्लो, तो अगर समझो किसी कंपनी का स्टॉक एक तरह से या इक्विटी डाइल्यूट होती है तो स्टॉक प्राइस साइडवेज मूव करता है, अच्छा न्यूज़ फ्लो रहा तो. और अगर न्यूज़ फ्लो, जनरल जो फीलिंग है, परसेप्शन है मार्केट का, अगर वो खराब, जैसे अभी है, परसेप्शन ऑफ द मार्केट काफ़ी ख़राब है कि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हैप्पी, राइट? तो एक तरह से लोग बहाने ढूंढ रहे हैं कि एक तरह से देयर आर मेनी नेसेयर्स इन द मार्केट राइट नाउ, राइट? तो जब न्यूज़ फ्लो खराब रहता है, सो द स्टॉक प्राइस काइंड ऑफ मूव्स डाउन आफ्टर एन इक्विटी डाइल्यूशन. तो EPS, तो अगर मुझे पता होता अगस्त में, राइट, कि इस कंपनी का इक्विटी डाइल्यूट हो रहा, तो शायद मैं इस कंपनी को अगस्त में नहीं खरीद के मे बी दिसंबर या जनवरी में खरीदता, क्योंकि मुझे भाव बहुत अच्छा मिलता, राइट? तो यहाँ पे लैप्स कहाँ से हुआ? लैप्स एक तरह से मेरे से ही हुआ, क्योंकि कॉन कॉल्स में सिर्फ कॉन कॉल्स के नोट्स पढ़ने से या फिर जो मैनेजमेंट बोलता है सुनने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वन हैज़ टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द बिजनेस, एंड जो भी मैनेजमेंट जब कमेंट्री देता है, वन हैज़ टू ऑलवेज कीप ऑन एनालाइजिंग कि ये जो बोल रहा है इसमें मेरा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या फिर ये जो बोल रहा है उसमें मैं क्या देख पा रहा हूँ, क्या देख नहीं पा रहा हूँ. तो मुझे एक तरह से मैं भाप नहीं पाया अगस्त में कि
something like an equity dilution would happen or a fundraise would happen somewhere in the month of December. अगर वो मुझे समझ में आता या फिर I was not perceptive enough to kind of understand this thing. अगर मैं business अच्छे से समझता हूँ तो मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए था. तो I was not perceptive enough to read beyond what the management was saying, right? तो कौन कॉल नोट्स पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उनका कॉमेंट्री सुन के कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बट बिजनेस को अच्छी तरह से समझ के आगे अगर आप उस बिजनेस में एक तरह से लीड करते होते या फिर इफ़ यू वर द मैनेजमेंट, व्हाट इज़ इट दैट यू वुड हैव डन, राइट? तो कोई भी मैनेजमेंट होता है, फर्स्ट इट थिंक्स अबाउट इटसेल्फ, देन इट थिंक्स अबाउट द कंपनी, देन इट थिंक्स अबाउट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड लास्ट में रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं जिनके बारे में शायद मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा सोचता है. सो दैट्स वाई जब भी कॉन कॉल्स पढ़ूंगा आगे मैं या फिर जब भी पढ़ता आया हूँ, the stress which I have when I read the con call is कि what is it that I am able to perceive which the management is not kind of saying. क्या मैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ सकता हूँ और प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आगे जो भी होगा वो मेरे फ़ायदे में होगा या फिर मेरे नुकसान में होगा, राइट? सो इन दिस केस मैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, राइट? नहीं तो अगर वो प्रिडिक्ट कर पाता मैं तो ऑब्वियसली यथार्थ में ही इन्वेस्ट करता, बट समवेयर इन द मंथ ऑफ December, January when the prices kind of went down because of the QIP. इसको मैंने थोड़ा टॉप अप किया है रिसेंटली, बट एक तरह से वो एक मतलब ना टीस है कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द कंपनी और द मैनेजमेंट कमेंट्री द वे आई वांट टू अंडरस्टैंड इट, राइट? तो ये एक चीज़ है. दूसरा, इस कंपनी का रिसेंटली कुछ एक महीने पहले कुछ IT रेट पड़ा था मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से इनके 250 करोड़ के एसेट्स एक तरह से फ्रीज हो गए थे या लॉक इन हो गए थे. फिर इवेंचुअली वो 250 करोड़ के एसेट्स रिलीज हो गए, बट फाइनली 60 करोड़ के एसेट्स फिर से लॉक इन हो गए. बट आई थिंक गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़. तो जब वो हुआ था तो स्टॉक प्राइस थोड़ा गिर गया था, तो मैंने थोड़ा एक तरह से तभी भी टॉपअप कर लिया था. ऑल दीज थिंग्स डू नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन टिल द टाइम द अर्निंग्स इज गोइंग टू कम इफ द स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू गो अप. अगर अर्निंग्स नहीं आते और मैनेजमेंट कितना भी संत महात्मा रहे तो एक तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा. व्हाट द मार्केट लुक्स एट इज अर्निंग्स. सो इन द लॉन्ग रन दिस विल नॉट मैटर मच, राइट? बट शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली ये स्टॉक थोड़ा नीचे गिर गया था, सो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी. तो गुड न्यूज़ इज बैड न्यूज़ इज गुड न्यूज़, सिंपल एज दैट, राइट? बाकी जो मेट्रिक है उस पर कंपनी सही कर रही है, राइट? उनका सबसे इंपॉर्टेंट द टू मेट्रिक्स दैट वी नीड टू ट्रैक इज द केपेक्स विच दे आर डूइंग. तो दे आर डूइंग अ केपेक्स ऑफ अराउंड 700 बेड्स. दे वांट टू रीच टू अराउंड 3000 बेड्स बाय FY28. तो ये एक तरह से ट्रैक पे चल रहा है. कुछ होटल्स बोल रहा है, हॉस्पिटल्स को एक्वायर किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है. सो दिस इज अ मेट्रिक विच वी नीड टू ट्रैक, राइट? प्रोग्रेस ऑन केपेक्स. एंड द नेक्स्ट मेट्रिक दैट वी नीड टू ट्रैक इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स, की जो गवर्नमेंट में पैसा फंसा है वो वापस आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर ये दो मेट्रिक सही तरीके से कंपनी इन पे इम्प्रूव करती है आगे के कॉन कॉल्स में जब बताती है, तो we can look at a re-rating possibility for Yatharth Hospital, right? तो बाकी जो metrics है with regards to therapy mix, the larger strategy of the company की therapy mix improve करना है, super specialty जो oncology वगैरह जो हायर स्पेशलिटी, हायर रेवेन्यू स्पेशलिटीज़ जो होते हैं उनको इंक्रीज़ करना है, वो सब ट्रैक पे चल रहा है. थेरेपी मिक्स इज इंक्रीजिंग, ऑक्यूपेंसी इज आई थिंक रिड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ परसेंटेज, बट दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. एवरेज रेवेन्यू पर बेड इज इम्प्रूविंग एज वेल, एंड कुछ पैसा एक तरह से कंपनी इकट्ठा कलेक्ट कर पाई है गवर्नमेंट से, बट आगे कलेक्शंस इज समथिंग विच वी नीड टू ट्रैक, राइट? सो this was a brief about Yatharth Hospital. I stay invested in this company. जो भी पिछले corrections हुए 1 या 2 महीने में, I saw that as an opportunity and I bought certain amounts into this company again. And this was a brief about the company. Hope you like this analysis. Please share it with people who have Yatharth in their portfolio. And this is not a stock recommendation by any chance. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you very much for your time. Please do take care. Bye-bye.